हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसी को आगे हम देखेंगे यहाँ पे। दैट इज, हमने बच्चों पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने 3 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े थे, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन। यहाँ पे बच्चों जो एक्सप्लेनेशन करेंगे हम सॉल्युबिलिटी का, दैट इज ये सॉलिड इन लिक्विड के कंसेप्ट में चलेंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को फिर से हम लोग देख लेते हैं। दैट इज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in the specific amount of solvent at a given temperature। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज एट ए गिवन टेम्परेचर। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम सॉल्युबिलिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना भी मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसे ही हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों ये जो फैक्टर्स हैं इन पे जो डिपेंडेंसी आएगी उसको हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम इसको मेंशन कर लेते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंडेंसी आएगी। तो बच्चों ये जो यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, ये जो सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे दैट इज सॉलिड इन लिक्विड टाइप के लिए पढ़ेंगे। दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब जैसे हम ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर दें, उसके लिए कोई भी सॉलिड जो कि सॉल्युबलाइज हो सकता है उसको हम सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों आज के टॉपिक में डायरेक्टली हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन द गिवन लिक्विड। बच्चों देखो यहाँ पे हम जो सॉल्यूट ले रहे हैं उसका नेचर होना चाहिए कि वो लिक्विड के लिए इंटरेक्शन रखे, दैट इज सॉल्वेंट के लिए इंटरेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने बच्चों ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया, तो आप सभी को पता है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। दैट इज, ये जो ग्लूकोज है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, हमने लिख लिया डिसॉल्व। बट अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज की जगह सैंड पार्टिकल्स ले लें, दैट इज सैंड, और सैंड को वाटर में डिसॉल्व करें, तो ये डिसॉल्व नहीं होगी, दैट इज सेटल डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डज नॉट डिसॉल्व। तो यहाँ पे बच्चों समझाने का पर्पस ये है कि जितने भी सॉल्यूट होते हैं वो सभी के सभी डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो जो डिसॉल्व होते हैं हम सिर्फ उनकी बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर। तो बच्चों यहाँ शुगर का मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ में अगर NaCl की बात करें तो दोनों ही कंटेंट वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डज नॉट। तो ये नेफ्थलीन एंथ्रासीन ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसका रीजन अभी हम लोग समझेंगे। बट देखिए, ऑन द अदर हैंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डिसॉल्व रेडिली इन बेंजीन। तो बच्चों ये जो है बेंजीन में डिसॉल्व हो जा रहा है, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले देखिए, कुछ कंपोनेंट डिसॉल्व हो जा रहे हैं, बट ये डिपेंड कर रहा है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है। जैसे ही हमने वाटर की जगह बेंजीन लगा दिया, उस केस में नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डिसॉल्व हो जा रहे हैं, जबकि अगर सोडियम क्लोराइड और शुगर की बात करें तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। बच्चों ये ध्यान रखना, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। कहने का मतलब अगर वाटर के अंदर शुगर एंड सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों पोलर कंपोनेंट रहे होंगे। इसी तरह से नेफ्थलीन और एंथ्रासीन डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन पोलर होगा, और बेंजीन जो कि नॉन पोलर है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये इसका पूरा कंक्लूजन है। इन जनरल ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन
a solvent if the intermolecular interaction are similar in two ways, that is like dissolves like. अब बच्चों यहां पे हम इसका कंक्लूजन अपने आप से लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो पॉइंट हमें लिखना है, कोई भी पोलर सॉल्यूट होगा, दैट इज पोलर सॉल्यूट, तो ये क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा. सॉल्यूट दैट इज सॉल्यूट, ये जिसमें डिसॉल्व होगा दैट इज पोलर सॉल्वेंट. हमने लिख लिया पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा. इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं दैट इज वाटर. वाटर में NaCl एंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, यहां पे लिख लेते हैं NaCl और ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6. ये लिख लिया और किसमें, इन वाटर, ये डिसॉल्व हो जाएगा. जबकि दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट होगा, हमने लिखा नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट, तो ये बच्चों हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट. नॉन पोलर सॉल्वेंट ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज डिसॉल्व, ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा. इसका मतलब बच्चों इसके एग्जाम्पल में हम अब की बार कलर चेंज कर लेते हैं, दैट इज जैसे यहां पे हमने लिखा था एंथ्रासीन, जो कि ऊपर लिखा है, आप देखेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा एंथ्रासीन और एंथ्रासीन, या फिर हम लिख सकते हैं नेप्थलीन. तो यहां पे हमने लिख लिया नेप्थलीन. ये दोनों ही किस में डिसॉल्व हो जाएंगे, इन बेंजीन. इसका मतलब आपको बच्चों ध्यान रखना है. इसके अलावा अगर हम देखेंगे बच्चों, सपोज मान लो पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें या नॉन पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा. तो यहां पे लिख लेते हैं अदर नॉट पॉसिबल, अदर कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल, या हम यहां पे लिख लेते हैं अदर कॉम्बिनेशन दैट इज डज नॉट डिसॉल्व. यहां पे ये भी बच्चों पॉइंट याद रखना, डज नॉट डिसॉल्व, अदर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ये डिसॉल्व नहीं होगा. देन अब हम बात करते हैं व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट. बच्चों ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड चेक कर रहे हैं. तो ये जो सॉल्वेंट है हमारा लिक्विड होना चाहिए. सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन. बच्चों जब कभी भी किसी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में, दैट इज लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो धीरे धीरे सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता चला जा रहा है. देन some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out the solution. यहां पे क्या होगा, अब यहां पे एक दूसरे के बीच में कोलिजन होगा और कोलिजन के बाद में वो डिसॉल्व ना हो करके वापस वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को हमने कह दिया क्रिस्टलाइजेशन. A stage is reached when the two process occurs at the same rate. तो एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे बच्चों आप देखो जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, दैट इज सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने लिख लिया डिसोल्यूशन. तो बच्चों जो डिसोल्यूशन का प्रोसीजर है दैट इज ये इक्विलिब्रियम पे स्टेबलाइज हो जाएगा, दैट इज दोनों के बीच में इक्विलिब्रिया हो जाएगा, दैट इज डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. यहाँ पे हमने लिख लिया दैट इज क्रिस्टलाइजेशन. तो बच्चों जब कभी भी डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इक्वल हो जाता है, तो इस कंडीशन पे जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो होगा दैट इज सैचुरेटेड. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो सॉल्यूशन होगा हमारा दैट विल बी सैचुरेटेड.
तो यहाँ पे इस कंडीशन पे हमने लिख लिया सैचुरेटेड, मतलब अब यहाँ पे नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पे बच्चों हमने लिख लिया सैचुरेटेड। अब देखो इस प्रोसेस में अगर सैचुरेटेड हो गया तो गिवन टेम्परेचर पे अब जो होगा हम सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लिख लेते हैं एट गिवन टेम्परेचर, अभी बच्चों टेम्परेचर का फैक्टर पढ़ेंगे। गिवन टेम्परेचर, यहाँ पे हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। तो हमने लिख लिया नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। यहाँ पे और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देन अब अगर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन का प्रोसेस, यहाँ पे सॉल्यूशन का जो नेचर होगा दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये एट ए गिवन टेम्परेचर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अंडर सच कंडीशंस number of solute particles going into the solution will be equal to the solute particles separating out and a state of dynamic equilibrium is reached। मतलब अब क्या हो जाएगा, जैसे ही ये कंडीशन हो जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बना रहा था, दैट इज ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी इट इज कंसिडर्ड एज डिसोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिसोल्यूशन, और उसी टाइम पे यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा वो क्रिस्टलाइज कर जाएगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। तो ये हम इस ऊपर जो हमने प्रोसेस पढ़ा था हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये पॉइंट भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। एट दिस स्टेज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि बच्चों जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो हम इसको लिख लेते हैं rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction at equilibrium, so the concentration of solute, solvent as well as solution does not changes at a given temperature and pressure. Similar process if followed when gas are dissolved in liquid solvents, सेम प्रोसेस होगा जब गैस डिसॉल्व होगी। सच ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऊपर बच्चों इसी पॉइंट को मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देन an unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature. The solution is in dynamic equilibrium with undissolved solute in the saturated solution and contains the maximum amount of solute dissolved in the given amount of solvent। तो इस पॉइंट को भी बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे। Thus the concentration of solute in such a solution is its solubility। तो जब बच्चों ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा उस केस में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच ए सॉल्यूशन इज इट्स सॉल्यूट। बच्चों अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं इसमें हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इस केस में आप देखेंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.10, जो बच्चों हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन पढ़ा था, ये वही इक्वेशन है। दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो ली चैटलर्स प्रिंसिपल। इन जनरल इफ in a nearly saturated solution the dissolution process is endothermic and the solubility should increase with the increasing temperature, and if it is exothermic the solubility should decrease। तो बच्चों यहाँ पे हम एक जनरल पॉइंट लिख लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसको बच्चों ध्यान रखना, अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम बात करेंगे, बच्चों अगर यहाँ पे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे
तो इसका मतलब यहां पे हम सॉल्युबिलिटी के लिए लिख सकते हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने लिख लिया टेम्परेचर। तो बच्चों यहां पे आप देखेंगे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, दैट इज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, यानी हमने बना लिया इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखिए अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, दैट इज डिक्रीज, तो बच्चों टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं तो उस केस में सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इसी तरह से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखिए। दूसरा पॉइंट आप याद रखिए कि अगर आपके पास यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, दैट इज यहां पे हमने लिखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो बच्चों इस केस में क्या होगा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो इस केस में सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिस रिएक्शन में पहले से हीट रिलीज हो रही है उस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस केस में बच्चों अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी, और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बच्चों आपको पता करना है कि रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, दैट इज एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। देन इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो बच्चों, pressure does not have any significant effect on the solubility of solid in liquid। बच्चों यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड की बात हो रही है। अगर लिक्विड इन लिक्विड या गैसेस इन लिक्विड आएगा तो वहां पे इफेक्ट पड़ेगा, बट सॉलिड इन लिक्विड पे नो इफेक्ट। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, और डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैसे ये मैनेज होगा। देन सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यहाँ पे कंप्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, एंड प्रैक्टिकली रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम आप देख लीजिए। सपोज मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ सॉल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व होगा, दैट इज सॉल्यूट यहाँ पे डिसॉल्व कर रखा है हमने। देन अगर हम यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, हमने लिख दिया P एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं इसका मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है दैट इज सॉल्वेंट, हमने लिख लिया लिक्विड, यानी कि ये जो हमारा सॉल्वेंट है इसके पार्टिकल्स में इनकम्प्रेशन होता है, दैट इज नॉट कंप्रेसिबल। तो जब कंप्रेशन नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, दैट इज नॉट कंप्रेसिबल, हमने लिख लिया नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल। तो इसका मतलब जब ये कंप्रेसिबल नहीं है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने लिख लिया सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज नो इफेक्ट। तो बच्चों आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे solubility and factors affecting the solubility of gas in liquid। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।